क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसने हज़ारों बेकसूर लोगों को जान से मारा हो? मुमकिन है कि आप ऐसे इंसान से मिले हों, लेकिन आप ऐसे इंसान से हरगिज़ नहीं मिले होंगे जो लोगों को मारने के बाद इन्हीं की लाशों के साथ घंटों घंटों बातें करता हो, खाने में इन्हीं लाशों का गोश्त भी खाता हो और फिर इन्हीं के साथ सो भी जाए। इस इंसान ने अपने इस पागलपन को अंजाम देने के लिए अपने महल के बेसमेंट में 5 चैम्बर्स बनवा रखे थे। ये इंसान अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को इन चैम्बर्स में ठोंस ठोंस कर भर देता और चैम्बर्स के दरवाज़ों में हाई वोल्टेज करंट छोड़ देता। चैम्बर्स के अंदर मौजूद लोग चीखते चिल्लाते, लेकिन दरवाज़ा तब तक ना खोला जाता जब तक इन लोगों का अंदर दम ना घुट जाता। इन लोगों को कभी चैम्बर्स के अंदर जहरीली गैसेस छोड़कर मारा जाता तो कभी चैम्बर्स के अंदर पानी छोड़कर उसमें करंट छोड़ दिया जाता। इस इंसान का पागलपन यहाँ भी ख़त्म ना होता। लोगों को इस बुरे तरीके से मारने के बाद वो इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े करके अपने मगरमच्छों को खिला देता। यहाँ तक कि इस इंसान पर इल्ज़ाम है कि इसने 4000 माजूर लोगों को जिंदा ही मगरमच्छों को खिला दिया। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि लोग इससे बहुत प्यार करते थे, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एक आम इंसान से अपने मुल्क का प्रेसिडेंट तक बन गया। ये इंसान था युगांडा का फॉर्मर प्रेसिडेंट इदी अमीन दादा। तो आज हम फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी इदी अमीन दादा की। कैसे हैं दोस्तों? इदी अमीन दादा जो 30 मई 1928 को युगांडा के एक कबीले काकवा में पैदा हुआ। इदी अमीन के इतने सख्त दिल होने की वजह उसे बचपन में ही मिल चुकी थी। इदी जिस कबीले में पैदा हुआ था वहाँ जानवरों यहाँ तक कि इंसानों का खून पीना भी उनकी ट्रेडिशंस में शामिल था। इदी के माँ बाप उसके बचपन में ही अलहदा हो चुके थे। बाप के अलग होने की वजह से इदी को छोटी उम्र से ही काम शुरू करना पड़ा। बचपन में ही काम शुरू करने वाले बच्चे अपना स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाते, सो इदी के साथ भी यही हुआ। वक्त गुजरता गया और इदी जवान हो गया। ये ब्रिटिश कॉलोनियल दौर था और युगांडा पर भी ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा था। ब्रिटिश एम्पायर का ये कब्जा इदी के लिए आगे चल के बहुत अच्छा साबित होने वाला था। लगभग 21 की उम्र में इदी ने ब्रिटिश आर्मी को एज अ कुक ज्वाइन कर लिया। आर्मी तो इदी ने एज अ कुक ज्वाइन की थी, लेकिन इदी ब्रिटिश एम्पायर से वफादारी साबित करने का कोई मौका गलती से भी ज़ाया ना होने देता। 6 फीट 4 इंच का दियो कामत इंसान जो वहाँ के लोकल्स को अच्छे से काबू में रखना जानता हो। भला ब्रिटिश एम्पायर को और क्या चाहिए था? इदी की वफादारी और ब्रिटिश एम्पायर की ज़रूरत, इन दो चीज़ों ने इदी को तेज़ी से प्रमोट किया। 1952 में होने वाले माओ माओ रेवोल्यूशन में इदी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से कीनिया और सोमालिया के खिलाफ लड़ा। इदी अपने दुश्मनों को इस भयानक तरीके से मारता कि सामने वालों पर उसका खौफ छा जाता। अक्सर तो इदी लोगों को जिंदा ही गाड़ देता। ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ते हुए इदी अपने ही लोगों को मारने से भी पीछे ना हटा। जब ब्रिटिश एम्पायर ने देखा कि इदी उनके अपने सोल्जर्स से भी ज़्यादा वफादारी से लड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी मेहरबानियों के खजाने इदी के लिए खोल डाले। इदी की वफादारी के इनाम में उसे आर्मी का सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बना दिया गया। हाई पोजीशन मिलते ही इदी ने अपनी जेब गर्म करने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। इदी ने ब्रिटिश आर्मी के ही एक हाई रैंकिंग ऑफिसर मिल्टन ओबोटे के साथ मिलकर ब्रिटिश एम्पायर का ही गोल्ड और वेपन वगैरह की स्मगलिंग शुरू कर दी और ब्रिटिश एम्पायर को कानों कान इसकी खबर तक ना होने दी। अगर कोई इदी और ओबोटे के रास्ते में आता या इन्हें शक भी होता कि कोई इनके कारनामों के बारे में जान चुका है, उसे बगैर किसी झिझक के जान से मार दिया जाता। यूं ही ब्रिटिश आर्मी को इन दोनों की हरकतों के बारे में भनक पड़ी, तब तक ये दोनों उनकी पहुंच से निकल चुके थे। ऐसा इसलिए कि 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा ने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल कर ली। एक बार फिर इदी और ओबोटे की अच्छी किस्मत कि कोई पॉपुलर लीडर न होने की वजह से मिल्टन ओबोटे प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा और इदी अमीन तमाम फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बन गया। अब इन दोनों को पावर मिलने के बाद ब्रिटिश आर्मी ने इनका क्या ही बिगाड़ लेना था। अब वही ओबोटे और इदी अमीन जो पहले दोस्त हुआ करते थे, ताकत के आ जाने के बाद दोनों में दुश्मनी पैदा हो गई। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, ताकत की दुनिया में दोस्ती नामी कोई शय नहीं हुआ करती। इदी ने अपनी फितरत के मुताबिक ओबोटे को रास्ते से हटाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। अब जाहिर है ओबोटे भी इसी खेल का खिलाड़ी था। वो भी इदी की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था।
ओबोटे ने ईदी की पावर कम करने के लिए उसे कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस से हटाकर सिर्फ आर्मी का ही कमांडर इन चीफ बना दिया। इस बात ने पहले से ही पागल ईदी को मजीद बौखला दिया। लेकिन ईदी भी अब जान गया था कि हर चीज़ ताकत से हासिल नहीं की जा सकती, सो उसने दूसरा पैंतरा अपनाते हुए आम लोगों में उठना बैठना शुरू कर दिया। ईदी आम लोगों के मसाइल को ऐसे सुनने लगा जैसे ईदी की ज़िंदगी का वाहिद मकसद उनके मसाइल हल करना ही है। ईदी लोगों की हर छोटी बड़ी तकलीफ को दूर करता और साथ ही सही वक्त का इंतज़ार भी करने लगा। ईदी ने सालों सब्र से काम लिया और लोगों में खुद को बेहद मकबूल कर दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका ईदी को इंतज़ार था। 25 जनवरी 1971 जब ओबोटे कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर सिंगापुर चला गया, ईदी ने फ़ौरन से पहले खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया और ओबोटे पर युगांडा वापस आने की पाबंदी लगा दी। आम आवाम ने भी ईदी को खुशी खुशी कबूल कर लिया। उसकी एक वजह तो ओबोटे खुद था, क्योंकि उसकी करप्शन के किस्से हर जगह मशहूर थे। दूसरी वजह थी कि ईदी ने सालों लगाकर आम आवाम का भरोसा जीता। आवाम बेचारी तो खुश थी, उन्हें लग रहा था कि ओबोटे की लीडरशिप में वो कुएं में गिरने से बच गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ईदी उन्हें खाई में फेंकने जा रहा था। ईदी ने हर डिक्टेटर की तरह अपने खिलाफ यानी ओबोटे के सपोर्टर्स की खबर लेना शुरू कर दी और सबको चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। आर्मी तो वैसे ही ईदी के कब्जे में थी, लेकिन इस काम के लिए ईदी ने पूरा एक किलर्स का ग्रुप बना रखा था जो ईदी के एक इशारे पर बिला झिझक किसी की भी गर्दन उतार देते। ईदी के लिए यह जानना भी ज़रूरी नहीं होता था कि जिन्हें वो मरवा रहा है वो वाकई ओबोटे के साथी हैं भी या नहीं। ईदी सिर्फ शक की बुनियाद पर ही लोगों को मरवाता चला गया, जिसमें ईदी ने आचोली और लेंगो नामी पूरे कबीले ही ख़त्म कर डाले। 1972 में ईदी एक सुबह उठा और कौम से खिताब करते हुए उन्हें बताने लगा कि उसने खुदा को ख्वाब में देखा, जिसने उसे हुक्म दिया कि युगांडा से तमाम एशियंस और हर उस इंसान को निकाल दो जो युगांडा का नहीं। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. ईदी को ये खौफ सताने लगा कि कहीं ये बाहर वाले उसकी हुकूमत पर कब्जा ही ना कर लें। बस फिर क्या था, ईदी ने युगांडा की आम आवाम के साथ साथ एशियंस की तरफ भी अपने जुल्म का रुख मोड़ दिया। जो एशियंस वक्त पर चले गए वो तो बच गए, लेकिन जो अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस की वजह से लेट हो जाते या ईदी के खिलाफ आवाज़ उठाते, ईदी उन्हें अपने मगरमच्छों की खुराक बना देता। ईदी ने अपने खिलाफ जाने वाले लोगों के लिए अपने महल की बेसमेंट में स्पेशल चैम्बर्स बनवा रखे थे। इन चैम्बर्स में वो लोगों के साथ जो कुछ करता था वो हम पहले ही जान चुके। ईदी लोगों पर जुल्म करने के लिए किस हद तक जाता था, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं। एक बार ईदी ने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि इंसानी गोश्त लेपर्ड के गोश्त से ज़्यादा नमकीन होता है। ईदी की हालत ये हो चुकी थी कि उसके पर्सनल डॉक्टर ने उसे सिफिलिस, स्किज़ोफ्रेनिया और हाइपोमेनिया जैसी ख़तरनाक साइकोलॉजिकल बीमारियां डायग्नोस कर दी। लेकिन ईदी खुद को खुदा समझने लगा जो लोगों का जीना मरना तय करता। इसी ताकत के नशे में ईदी ने तंजानिया पर अटैक कर दिया, लेकिन तंजानिया की आर्मी ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। ईदी बुरी तरह हारा और लीबिया भाग गया। लीबिया में कुछ टाइम छुपने के बाद ईदी सऊदी अरब चला गया और आखिरकार 16 अगस्त 2003 में सबको मौत से डराने वाला ईदी अमीन दादा खुद मौत के शिकंजे में जकड़ा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईदी अमीन दादा और उसकी दहशत की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।